50,000 रुपये हम मान लेते हैं, ठीक। और आपका इसमें से 30,000 रुपये खर्चा हो जाता है, तो आप केवल कितना बचाते हो? 20,000 रुपये बचाते हो, ठीक। हम इसको एक चार्ट भी लगाएंगे, इससे समझते हैं। तो अगर इस चार्ट में हम देखें, एक साल का आप 6 लाख रुपया बचा लिए, सॉरी आपको 6 लाख रुपया मिला, ओके, 50,000 के हिसाब से, और 36 यानी 3,60,000 रुपया ये आपका जो है खर्चा में चला गया। तो आपने बचाया कितना? 2,40,000 रुपये। अगले साल मान लेते हैं कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है और वो 10% का जो है आपको हाइक कर दे देती है, मतलब 10% आपकी सैलरी बढ़ा देती है, हर साल आपकी 10% बढ़ा रही है, ओके। तो आपका ये 6,60,000 रुपये हो गया, इस बार आपको सैलरी मिली एक साल में। और जो आपका ये खर्चा है ये 8% की रेट से बढ़ रहा है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर 8% की रेट से बढ़ रहा है और आपकी सैलरी 10% की रेट से बढ़ रही है, तो यहाँ पे आपका जो सालाना व्यय यानी जो खर्चा होगा वो 3,88,800 रुपये हो गया, ठीक। आपने इस बार बचाया कितना? 2,71,200 रुपये। ऐसे ही करते हुए हम हर साल जाएंगे, जो आपकी सैलरी 10% की रेट से बढ़ रही है और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो आपकी 8% की रेट से बढ़ रही है, तो हम 20 साल तक अगर हम देखें तो 20 साल तक आपने कुल कितना रुपया बचा लिया? तो 20 साल में आपने जो पूरा बचाया वो अमाउंट है 1 करोड़, यहाँ पे आप देख सकते हो वो अमाउंट है 1,78,90,693 रुपये। ये तो हो गया आपका सिंपल, जैसे कि आप जॉब कर रहे हो, 20 साल में आपने जो पैसा बचाया और आपका जो रिटायरमेंट के टाइम की जो आपकी सारी सेविंग हुई है वो 1,78,00,000 रुपये हुई है। अब इसी 1,78,00,000 रुपये में आपको अपने सारे कुछ काम करने हैं, आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, जो भी काम करना है 1,78,00,000 रुपये में ही करना है। अब हम इसका दूसरा एस्पेक्ट समझते हैं कि अगर हम ऐसे सिंपल सेविंग ना करें तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने तरीके ये हैं सेविंग के। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग करते, इन्वेस्ट करते, तब क्या सिनेरियो हो सकता था उसको हम समझते हैं। तो अगर हम अपना थोड़ा सा डिफरेंट कुछ चीज़ करते हैं तो फिर क्या सीन होता, ये हम अभी आगे समझेंगे। इसको भी हम सेम ऐसे ही एक चार्ट से समझते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे हम समझते हैं कि आपका जो 1 साल का यहाँ पे 6 लाख रुपया था, आपने जो सैलरी पाई थी, और सालाना खर्च आपकी वही है, क्योंकि सैलरी भी आपको सेम मिलनी है, खर्च में भी कोई घटी बढ़ी नहीं होगी, वो जो है वही है। और जमा आपने कितना किया था? 2,40,000 रुपये, ठीक। अब यहाँ पे बात समझते हैं कि 10% की रेट से आपकी जो सैलरी बढ़ रही है, 8% की रेट से हर साल कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ओके। और आपने जिस फंड में निवेश किया है ना इस बार, वो 12% की रेट से आपको रिटर्न दे रहा है। तो क्या कोई ऐसा फंड है कि जो 12% की रेट से रिटर्न देता है? आगे समझेंगे, ऐसे बहुत सारे फंड हैं, 12 नहीं 12 से बहुत ज़्यादा देते हैं। लेकिन आपने जो निवेश करा है वो 12% श्योर है कि वो 12% दे ही रहा है, उसमें कोई जो है ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं दे रहा, वो 12% की रेट से रिटर्न दे ही रहा है। 10% की रेट से आपकी सैलरी हाइक है, 8% की रेट से कॉस्ट ऑफ लिविंग है, और 12% की रेट से आपको जो है अच्छा पैसा मिल रहा है, ओके। तो अब समझते हैं कि आप 20 साल में अगर ये 12% के रिटर्न वाले रेट से आप इन्वेस्ट करते तो आपका कितना हो जाता 20 साल बाद। जैसे पिछले में हमने देखा कि 1,78,00,000 के करीब हुआ था, इस बार आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे 4,26,00,000 रुपया आप निवेश के जरिए आपका हो गया रिटायरमेंट के टाइम पे, यानी 20 साल बाद। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अब हम इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं कि अगर जो है आप ट्रेडिशनल मेथड से करे होते और ये जो आपने जो इन्वेस्ट किया, इन दोनों मेथड से पहला तो डिफरेंस हमको समझ में आ गया कि 1,78,00,000 रुपया यहाँ पे आपने सेव करा और यहाँ पे आपने 4,26,00,000 रुपए के करीब जमा किया। अच्छा, अब ये बताओ कि जो आपकी 8% की रेट से कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हाइक हो रही थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो 8% की रेट से हाइक हो रही थी, वो पैसा जो है वो आपका यहाँ पे कितने साल चलेगा रिटायरमेंट के बाद? सपोज आपने 60 पे रिटायरमेंट ले लिया है, तो जो आपका 1,78,00,000 है ना, जिस रेट से बढ़ रही है आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो सिर्फ 8 साल चलने वाली है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आप ओनली 68 ईयर्स के हो गए, तब आपके सारे जो है रिटायरमेंट के जो आपने सेविंग करी थी जीवन भर की, वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आप 4,26,00,000 देख रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तो ये हुआ कि पहले तो आप साफ साफ देख सकते हो सैलरी में डिफरेंस। दूसरा ये देख सकते हो कि आपने जो इतना सारा सेविंग करा था उसको बहुत खास टाइम तक आप उसका जो है कुछ यूज़ भी नहीं कर पाओगे, बस 8 साल आप यूज़ कर रहे हो। 40 पे आपने जॉब पाया, 60 पे जो है आपने 60 तक आपने जो है पैसा इकट्ठा किया और 68 तक आप जो है उस पैसे का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब समझते हैं कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, कहाँ निवेश करें, ठीक। तो मेनली 4 टाइप की चीज़ें होती हैं इंडिया में जहाँ पे लोग निवेश करते हैं। इंडिया में नहीं, हर जगह पे 4 टाइप की। तो पहला तो आपका होता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। तो एफडी आप सुने होंगे, आप ऐसा समझो कि एफडी तो थोड़ी अलग चीज़ है, इसके अंदर आती है एफडी, लेकिन आप समझ लो कि फिक्स्ड डिपॉजिट जो आप करते हो वो वैसा कुछ है ये। दूसरा है इक्विटी क्या होता है? जो लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। तीसरा रियल एस्टेट में क्या आता है? कोई घर खरीद लिया, जमीन खरीद लिया, उसको एक अच्छे दाम पे फिर बेच दिया, तो वो रियल एस्टेट है, वहाँ से फायदा कमाते हैं। और कुछ लोग कमोडिटी में भी लगाते हैं, कमोडिटी फंड आपने सुना होगा, मतलब कुछ प्रीशियस मेटल खरीद लिया, कुछ आभूषण खरीद लिया, ज्वेलरी खरीद ली, कुछ ऐसी चीज़ें खरीद ली, कोई कॉइन खरीद ली पुरानी और उसको एक टाइम के बाद बेच दिया तो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कर लिया। तो ये मेनली 4 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं इंडिया में। अब पहला हम समझते हैं, तो अगर हम बात करें इसमें फिक्स्ड इनकम ये इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इसका हम यहीं पे आपको समझा देते हैं। जो एफडी होती है ये जनरली जो है आप किसी
सरकारी संस्थान या किसी बैंक से आप एफडी ले सकते हो, या फिर किसी कंपनी की भी एफडी उन्होंने जारी किया तो वो ले सकते हो, या किसी गवर्नमेंट की, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी एफडी जारी करते हैं तो उनसे भी आप ले सकते हो। इसमें जनरली जो रिटर्न आपका होता है वो 12% का होता है रिटर्न, और ये फिक्स होता है कि 12% का रिटर्न आपको मिलना है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ये सिंपल ऐसा है। ओके, अब हम आगे अगर देखें, और 8 से 11% के रेट से होता है जो एफडी होती है जून 2024 के हिसाब से, तो वही 11-12% वही चीज़। अब हम इक्विटी की अगर बात करें तो इक्विटी क्या होती है, शेयर मार्केट वाली जो चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा समझते हैं। तो कह रहा है कि इक्विटी में निवेश का मतलब है कि शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनी का शेयर खरीदना। शेयर की ट्रेडिंग या खरीद बिक्री दोनों स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE पर होता है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो पूंजी या कैपिटल की गारंटी नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इक्विटी में जो रिटर्न मिलता है वो काफ़ी आकर्षक हो सकता है। भारतीय शेयर बाजार में रिटर्न पिछले 15 साल में 14 से 15% के हिसाब से है, जो कि CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के आसपास रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जो इक्विटी है इसमें एक ही जो मेन चीज़ है, इक्विटी में आपका पैसा जो है सेफ रहता है या नहीं रहता, इस चीज़ पे हम दूसरे भाषा में डिस्कस करते हैं कि आपका पैसा सेफ रह भी सकता है, नहीं भी सेफ रह सकता है। लेकिन जनरली ये है कि जो अगर आप 14-15 साल का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो 14-15% के हिसाब से आपको रिटर्न वो दे देता है इक्विटी में। लेकिन हाँ, जरूरी है कि आपका पैसा डूब भी सकता है, इससे ज़्यादा भी 20%, 22% तक भी लोगों ने रिटर्न लिया है, तो ये थोड़ा सा रिस्की गेम है। अभी हम लास्ट में समझेंगे कि किस एज ग्रुप के लिए कौन सा जो है इन चारों में से आपको लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि कई जानी मानी भरोसेमंद कंपनियों ने लंबे वक्त में 20% CAGR तक कमाई करवाई है, वही मैं बोल रहा हूँ आपको। लेकिन ऐसी कंपनियां ढूंढने के लिए कुशलता, मेहनत और सब्र की सख्त जरूरत होती है। अगर आप इक्विटी में 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए निवेश करते हैं तो निवेश से निकलने पर 1 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री रहता है। अभी हम समझाते हैं आपको मुनाफा टैक्स क्या होता है। 1 लाख से ऊपर की कमाई पर 10% टैक्स लगता है। 1 अप्रैल 2018 से पहले ये कमाई पूरी तरीके से टैक्स फ्री थी। अच्छा, मुनाफा टैक्स इसमें जो कहा है ना, मुनाफा टैक्स ऐसे समझिए कि सपोज करिए कि आपने 60,000 रुपया इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में, और आप जो है जब निकाले 1 साल बाद तो सपोज करो वो 95,000 आपका हो गया, ठीक। तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपका 95 का 95,000 आपको सीधा मिल जाएगा। लेकिन आपने 60,000 लगाया और 1 लाख से ऊपर ये पहुँच गया, सपोज करो 1,20,000 पहुँच गया, तो इस पर 10% का टैक्स लगेगा। 1 लाख से कम पे नहीं लगता, 1 लाख से ऊपर पे लगता है 10% की रेट से 2018 के हिसाब से। ओके, अब इसके बाद हम समझते हैं दूसरा, रियल इस्टेट क्या होता है। तो रियल इस्टेट के तहत आप निवेश किसी मकान, दुकान या ज़मीन में करते हैं। इस निवेश में 2 तरीके की कमाई हो सकती है। एक निवेश रेंट के रूप में हो सकती है, दूसरी कमाई प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी से हो सकती है। निवेश में बहुत पेचीदगी और उलझन होता है, वक्त बहुत लग सकता है तथा साथ ही साथ निवेश में काफ़ी बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। और रियल इस्टेट का जो रिटर्न होता है वो नापने का कोई आधिकारिक फॉर्मूला नहीं है। जैसे एफडी में हमने देखा कि 8 से 11% का जो है रिटर्न वो देता है, या फिर कई जगह 12% का भी रिटर्न आपको मिल जाता है। हमने देखा शेयर मार्केट में एक जनरल ट्रेंड देखा जाए कि हाँ 14-15% के हिसाब से जो है आपको मिल जाता है, जो है अगर आप लंबी अवधि में लगाते हो तो। लेकिन रियल एस्टेट में आपका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बीच की आपने ज़मीन खरीदा, अब इसके बाद आप ओनर हो, आप अपनी ज़मीन को कितने में बेच रहे हो, 5 लाख में खरीदा, 10 लाख में बेच दो, 8 लाख में बेच दो, तो कोई ऐसा इसका फिक्स जो है वो नहीं है, वो आप पे ही डिपेंड करता है कि। लेकिन हाँ ये है कि इसमें आपको एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कमोडिटी बुलियन की। तो सोना और चांदी निवेश को विकल्प माना जाता है, ठीक। सोना और चांदी जो है वो निवेश का ही विकल्प माना जाता है। लंबे समय में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में इजाफा होता रहा। जैसे अभी मैं रिसेंट की बात करूं तो करीब 72,000 के आसपास जो है पहुंच चुका है 10 ग्राम गोल्ड की कीमत। और अभी कुछ साल पहले आप देखोगे तो ये 50 के आसपास था, और उससे पहले 30 के आसपास था। तो अब सोचो कि अगर आपने 30 के टाइम पे आप अगर सोना खरीद लिए थे, 20 ग्राम भी अगर आप खरीद लिए थे, तो 60,000 में आप खरीद लिए थे, तो अभी आप जो 20 ग्राम बेचोगे तो आप करीब 1,44,000 रुपये में बेचोगे, तो इतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट दे रहा है। तो वो चीज़ें कमोडिटी बुलियन में ये सारी चीज़ें आ जाती है, सोना और चांदी। और ये भी लंबी अवधि तक थोड़ा सा आपको इसको रखना पड़ता है। इन दोनों में 20 साल तक के निवेश में लगभग 8% का जो है रिटर्न मिलता है। और इस निवेश में गहने की खरीद ले, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, एक्सचेंज ट्रेड फंड। ओके, अब मेन बात क्या है ना कि अब हम समझते हैं एज ग्रुप के बारे में, कि जो एज ग्रुप है, कौन कौन सा एज ग्रुप, अगर आप किस एज ग्रुप से हो तो आपको क्या निवेश करना चाहिए, 3-4 चीज़ों में से किस में करना चाहिए। अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया और रिटर्न 9% सालाना मिला तो 3.3 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। जैसे जो हमने देखा था ना कि आपका पीछे जो एग्जांपल देखा था कि 10% की रेट से जो आपकी सैलरी बढ़ रही थी, 8% की रेट से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही थी, तो आपने 1,78,00,000 रुपए जो है बचाए थे ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है। लेकिन अगर आप एफडी में डाल दे रहे हो, और एफडी में हमने एक 12% का रिटर्न से एग्जांपल देखा था जो 4,26,00,000 दे रहा था। अगर हम 9% की रेट से रिटर्न हम देखें तो भी आपको 3 करोड़
और 30 लाख रुपए के आसपास जो है आपका पैसा बन जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें इक्विटी में, अगर आप 20 साल के लिए निवेश करें, वही सेम पैसा निवेश करें आप, और रिटर्न आपको 15% के औसत से हम देखें, एवरेज आपको 14-15% जो मिलता है, तो 15% हम लेके चलें अगर, तो आपका पैसा 20 साल बाद 5.4 करोड़ यानी 5 करोड़ 40 लाख रुपया आपको रिटर्न के रूप में मिल जाए। अगर हम बुलियन की बात करें, यानी सोने चांदी में निवेश की बात करें, तो ये 8% के रेट से रिटर्न देता है, और आपका करीब 3 करोड़ ही हम इसको लेकर चले तो 3 करोड़ आपको रिटर्न में मिलता है। तो साफ है कि इक्विटी में निवेश करना सबसे बढ़िया रिटर्न देता है, ठीक, शेयर मार्केट वाला, खासकर जब आप लंबे समय में निवेश करते हैं। जैसे 15 साल का जो है डाटा दिया था, तो 14-15% का आपका जो है मिल जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कुछ जरूरी बातें समझते हैं। जब निवेश करते हैं तो ध्यान रखना जरूरी है कि सारा निवेश एक ही एसेट क्लास में ना हो। जैसे हमने पिछले वीडियो में आप देखोगे कि वाई मार्केट क्रैसेस, इसी चैनल पे जो पड़ा हुआ है वाई मार्केट क्रैसेस, उसमें भी हमने ये बताया था कि आपको एक एसेट क्लास में कभी भी आपको अपना निवेश नहीं करना है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं करना होता? इसको तो एसेट एलोकेशन इस प्रक्रिया को कहते हैं, और ऐसा इसलिए नहीं करना होता कि सपोज करो कि आपके पास 4 ऑप्शन थे, ठीक। एक आपका था जो है किसी एक कंपनी में जो कि खाद बनाती है, दूसरा ऑप्शन था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है, एक था कि जो कोई और मान लीजिए व्हीकल्स की कंपनी थी, एक कंपनी थी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी थी, ठीक। अब आपने अपना सारा जो भी आपके पास, सपोज करो कि आपको 20,000 अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको चारों कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करना है, या फिर एटलीस्ट 2 कंपनी में करो। ऐसा मत करो कि किसी एक ही सेक्टर में ले जाके कर लो, और ऐसा मत करो कि आपको अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगाने हैं तो आपने 20,000 को 4 अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगा दिया। मान लो कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही सेक्टर ही डाउन हो गया, तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे। तो आपको ये सेक्टर एलोकेशन ध्यान से करना होता है, डिवाइड कर दो, इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। अच्छा, उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं 23 से 25 साल के जो युवा उम्र वाले जो लोग हैं, वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो एज ग्रुप की जो बात करें थे हम यहाँ पे, आप समझते हैं कि अगर हम 23 से 25 साल के लोगों की बात करें तो उनमें जो है रिस्क कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर रिस्क कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो उन्हें अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट वो जो कर रहे हैं उसका 70% इन्वेस्टमेंट उनको इक्विटी में करना चाहिए। उनको 70% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना चाहिए, और 70% और 20% बुलियन में आप लगा सकते हो। बाकी अगर 2-4% जो करना हो तो आप फिक्स्ड इनकम में भी आप कर सकते हो। इसी तरीके से निवेशक अगर रिटायर हो चुका है, मान लीजिए कि अब आपकी एज जो है 60+ पहुंच चुकी है, तो आप जो है ज़्यादा रिस्क मत लो। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप 80% फिक्स्ड इनकम में लगाओ, 10% आप इक्विटी में लगाओ, 90 हो गया, 80 + 10 90 हो गया, और 10% को आप जो है बुलियन में लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रिस्क है वो कम पड़ेगी, क्योंकि आपने 80% फिक्स्ड में लगाया, तो 8 से 11% के हिसाब से आपको मिलेगा रिटर्न। अच्छा, निवेश शुरू करने से पहले कौन सी जानकारी होनी चाहिए? तो निवेश करना जरूरी है, और इसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? तो पहला जो पॉइंट है कि रिस्क या जोखिम रिटर्न से जुड़े हुए हैं। ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है, कम रिस्क होगा तो कम रिटर्न मिलेगा, इसीलिए तो इक्विटी में सबसे ज़्यादा मिलता है, 15% के आसपास। दूसरा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि निवेश किया हुआ जो आपका धन है, यानी मूलधन जिसको बोलते हैं, जो अमाउंट आपने लगाया 20,000 आपने निवेश किया, तो उसको हम बोल रहे हैं वो सुरक्षित रहे, तो आप फिक्स्ड इनकम वाले निवेश का विकल्प सबसे बेहतर होगा। इसमें रिस्क कम होता है, लेकिन ध्यान रखें कि लंबे वक्त में महंगाई की दर की वजह से जो भी रकम आपके हाथ में आएगी उसकी वैल्यू कम होगी। उदाहरण के तौर पर बैंक फिक्स डिपॉजिट में 9% का रिटर्न देते हैं, कुछ बैंक ज़्यादा भी देते हैं, लेकिन 9% ले लेते हैं उदाहरण के लिए, और महंगाई की दर अगर 10% है तो 1% का नुकसान हो रहा है, और इस तरीके से आप जो है एक तरीके से आप लॉस में जा रहे हो, है ना। तो इन विकल्प के लिए आप जो है रिस्क लेने की क्षमता अगर आपने बहुत कम है, और आपका जो है रिटर्न भी कम मिल रहा है, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो बढ़ रही है, तो आप लॉस में भी जा सकते हो। एफडी में तो इस चीज़ का ध्यान देना कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हो रही है हर साल में, उससे ज़्यादा रिटर्न मिले, ये इतना तो कम से कम ध्यान रखना है। बाकी आपके पैसे इसमें सेफ होते हैं। बाकी तो यही था आज की वीडियो के लिए, थैंक यू।